सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठे का पाठ 7 तारों की दुनिया में। तारों की दुनिया में जो पाठ लिखा है वो लिखा आपके जयंत विष्णु नार्लिकर ने। तारों की दुनिया में नामक जो लेख इन्होंने लिखा है उसमें जो है खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। खगोल विज्ञान आप जानते होंगे किसे कहते हैं, जो कि हमारे जो क्या होता है नक्षत्र ग्रहों के बारे में बताता है, उनके बारे में जो बताता है वो खगोल विज्ञान कहलाता है। तो आकाश के तारों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है जिसमें वो क्या है, खगोल विज्ञान है। रोचक भाषा में इन्होंने इस ज्ञान को प्रस्तुत किया है, इस लेख में इन्होंने लिखा है। इस पाठ में जो है लेखक ने एक और तो सूर्य से भी अधिक जो है प्रकाशवान होने पर भी दिन में तारों के न देखने के पीछे वैज्ञानिक कारणों और तारों ग्रहों के अंतरों को और ग्रहों से संबंधित जो अंधविश्वास हैं उनको जो है उनकी जो भ्रामक धारणाएं हैं, जो हमारी भ्रमपूर्ण धारणाएं हैं, उन पर प्रकाश डाला है। तो दूसरी ओर क्या किया है, ध्रुव तारे की अटलता, जो ध्रुव तारा है उसकी अटलता के बारे में कि वो किस प्रकार से अटल है, इस संबंध में जो है पौराणिक कथा को भी उन्होंने इसमें बताया है। विज्ञान के समस्त स्पष्टीकरण को भी उन्होंने इस लेख में प्रस्तुत किया है। निश्चय ही प्रस्तुत पाठ में जो है खगोल विज्ञान के संबंध में हमारे ज्ञान की जो सार्थक है वो दिशा हमें सार्थकता या दिशा प्रदान करेगा। देखिए अब पढ़ते हैं हम तारों की दुनिया में। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जैसे ही सूर्यास्त होता है यानी सूर्य अस्त होता है तो क्या होता है, सूर्य छिप जाता है जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमें आसमान में क्या दिखाई देने लगते हैं, तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश तक हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखाई देने लगते हैं। अब क्षितिज किसको बोलते हैं, जहाँ की सूर्यास्त होता है या जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है उसको क्षितिज बोलते हैं। तो कह रहे कि क्षितिज है ना, तो नीचे जाने पर भी कुछ समय तक जो क्या होता है, जब सूर्य जो है क्षितिज यानी आकाश और आसमान और पृथ्वी के जो मिलन का स्थान है उससे जब नीचे चला जाता है सूर्य, तो उस समय क्या होता है, आकाश में हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। जब वह प्रकाश लुप्त हो जाता है यानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, लुप्त हो जाना, छिप जाता है, तब क्रमशः क्या होते हैं, तारे आकाश में पर्दे पर दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि काला पर्दा है और उसमें जो है तारे दिखाई देने लगे हैं। वे कहाँ से आते हैं, तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं और ना ही वे एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं पर सूर्य की चमक दमक के आगे उनका तेज फीका पड़ जाता है और वे दिन में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी तारे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम सोचते हैं कि वे कहाँ से आए, यानी रात को ये तारे अचानक से कहाँ से आ गए। तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं, कहीं से भी नहीं आते हैं, बल्कि वो क्या रहते हैं, हम देखते हैं कि एक अचानक से जो है वो आकाश में प्रकट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तो वो तो हमेशा ही आसमान में यानी अंतरिक्ष में जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। पर सूर्य की जो चमक होती है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, बहुत ही चमकदार होता है, यानी उसके तेज से, सूर्य के तेज से, सूर्य के प्रकाश से जो है जो आसमान में तारे होते हैं उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, इसलिए जो है वो हमें सूर्य के साथ नहीं दिखाई देते हैं और जब सूर्यास्त होता है तो दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी वे कई बार क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जब चंद्रमा आता है ना, उसका देखा होगा अपनी पूर्णिमा को, जब चंद्रमा दिखाई देती है तो उस समय भी जो है उनका जो उजाला होता है चंद्रमा को, उसमें भी जो है हमें तारे जो है वो कम दिखाई देने लगते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में आसमान में जो है तारे नहीं दिखाई देते, बल्कि वो अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। जब सूर्य होता है तब भी मौजूद रहते हैं। अब देखिए, इसी पर जो है एक संस्कृत में सुभाषितानी में कुछ लिखा है। देखिए,
बरमे को गुणि पुत्रो न चौमूर्खे सतानपि एकः चंद्रस्त मोहिते न तु तारागणः सतम। यानी 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र बेहतर है। अब देखिए यहाँ सूर्य से ही कहा गया है कि सूर्य जो है चमकता है, उसकी चमक पर ही जो है ये श्लोक लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है कि 100 पुत्रों से एक गुणवान पुत्र क्या होता है, बेहतर होता है। देखो, एक चंद्रमा अंधकार दूर कर सकता है जिस काम को सैकड़ों तारे नहीं कर पाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि 100 पुत्रों से, किसी व्यक्ति के 100 पुत्र हैं लेकिन उनमें कोई गुण नहीं है, तो उनसे तो अच्छा ये है कि एक पुत्र हो जाए, वो क्या हो जाए, गुणवान हो जाए, उसमें अनेकों गुण हो, वो अच्छा है। जिस प्रकार चंद्रमा जो है अंधकार दूर कर देती है। देखा होगा भी, मैंने बताया कि पूर्णिमा को जो है चंद्रमा जब आसमान में आती है तो क्या होता है कि तारे जो है नहीं दिखाई देते हैं, उस समय भी चंद्रमा का प्रकाश जो है वो दिखाई देता है। तो इसमें वही कहा गया कि चंद्रमा जो है अंधकार को दूर कर सकती है, जिस प्रकार की जिस काम को जो है कौन नहीं कर सकते, सैकड़ों तारे, तारों की संख्या क्या है, सैकड़ों है, सैकड़ों तारे होते हुए भी जो है वो अंधकार को दूर नहीं कर पाते, लेकिन चंद्रमा अंधकार को दूर कर देती है और सूर्य भी अंधकार को दूर कर देता है। अब देखिए, वास्तव में कवि ने इस श्लोक में तारों के प्रति अन्याय किया है। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं, सूर्य भी एक तारा है, केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने पर हमारी क्या हो जाती हैं, हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना क्या लगता है, मंद लगता है। अब देखिए यहाँ पर फिर कवि क्या कहते हैं कि वास्तव में कवि ने जो है इस श्लोक में क्या किया है, इस श्लोक में बोला है कि जो ये श्लोक है वो क्या है, तारों के प्रति अन्याय है, तारों के प्रति अन्याय किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। आपको पता होगा कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो तारा, सूर्य तारा है लेकिन उसके प्रकाश में जो है अन्य तारे नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य सबको प्रकाशित करता है लेकिन अन्य तारे सबको प्रकाशित नहीं करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य है वो क्या है, हमारे सबसे निकट है, सबसे नजदीक है, जो कि किस तरह है, जैसे कि एक 100 वाट का बल्ब जो है 1 फुट की दूरी पर लगाया जाए तो ज्यादा प्रकाश देगा, लेकिन उसी 100 वाट की जो बल्ब है उस बल्ब को अगर 100 मीटर की दूरी पर लगाया जाए तो वो क्या दिखाई देगा, हमें मंद दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा। उसी प्रकार कह रहे हैं कि तारों का भी है, सूर्य जो है नजदीक है इसलिए हमें इसलिए प्रकाश देता है, और जो अन्य तारे हैं वो क्या हैं, बहुत दूर हैं, इसलिए इसकी बल्ब से जो है उपमा की गई है या बल्ब के समान उसे माना गया है। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं। कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो है आकाश में जो दिखाई देने वाले तारे हैं वो सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद दिखाई देते हैं। बहुत दूर हैं इसलिए वो हमें क्या दिखाई देते हैं, बहुत ही मंद दिखाई देते हैं, यानी उनका प्रकाश जो है हमें ज्यादा तेज नहीं दिखाई देते। और चंद्रमा, उसका प्रकाश तो खुद अपना नहीं है। अब बोलते हैं कि चंद्रमा, जिससे कह रहे हो कि तुम क्या है, गुणवान है, वो गुणवान पुत्र की तरह है, उसका तो खुद भी क्या नहीं है, प्रकाश नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि वो किससे चमकता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उस सूर्य के बिखराव के प्रकाश से ही चमकता है। अब देखिए फिर बोला है कि यहाँ पे तो हमें बता दिया कि सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार है, तारे क्या हैं। अब प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्व की बातें देखी। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे जो है सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। इसलिए यदि तुम कैमरे का सटक रात भर खुला रखकर आकाश का फोटो खींचो तो तुम्हारे फोटो में तारे नजर नहीं आएंगे, वहां नजर आएगी गोलाकार कक्षाएं। अब कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जो है, पुराने समय में
तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई और उन्होंने देखा कि जो अधिकांश तारे हैं वो सूर्य के पूरब से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। इसलिए यदि तुम कैमरे के शटर को रात भर खुला रखकर रात भर उसको खोल दोगे, किसको? कैमरे के शटर को, तो आकाश का फोटो खींचोगे तो तुम्हारी फोटो में जो है तारे नजर नहीं आएंगे। वहां नजर आएगी केवल गोलाकार कक्षाएं। गोलाकार कक्षाएं क्या होते हैं? तारों के घूमने का मार्ग जो होता है उनको बोलते हैं। यदि फोटो उत्तरी गोलार्ध यानी घूमने का जो आधा भाग होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो गोलार्ध में खींचा जाए तो तुम देखोगे कि एक तारा ऐसा है जो अपने कक्षा में घूमने की बजाय स्थिर नजर आता है। कक्षा होता है तारों के घूमने का मार्ग। अपने मार्ग में न घूमकर क्या रहता है, वो स्थिर रहता है, एक जगह पे टिका रहता है। तो वो तारा आपको एक नजर आएगा। कह रहे कौन है वो? ध्रुव तारा। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा, जिसका हमारी पौराणिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक यानी पुरानी जो पौराणिक कथाएं जो हैं, पुरानी जो कथाएं हैं उनमें हमने ध्रुव तारे की कहानी सुनी है ना, आप लोगों ने भी सुनी है। तो उस ध्रुव तारे के बारे में कि वो टिका हुआ क्यों है, स्थिर क्यों खड़ा है, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? कह रहे हैं पुरानी कथाओं से पता चलेगा। ध्रुव की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है। अब यहाँ जो है लेखक ने ध्रुव की कहानी बताई है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से दुखी होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। अब देखिए क्या बताते हैं कि राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा जो थे वो सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन सुरुचि का पुत्र जो था उसका नाम था उत्तम और सुनीति का जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। तो सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, वो अपने पिता की गोद में बैठा था। उसको देखकर जो है ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, परंतु जो उत्तम की माता थी, कौन थी वो? सुरुचि। उसने क्या कर दिया? ध्रुव को वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस बात से दुखी होकर जो बालक ध्रुव था वो क्या करने लगा? भगवान शंकर की उसने क्या की? कड़ी तपस्या की। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले। आखिर में क्या हुए? भगवान उससे खुश हुए और बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया न जा सके। वही ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। तो कह रहे कि उस समय की बात है, जो ध्रुव है एक जगह पे जो टिका है वो उसी वरदान का क्या है? फल है। उसने जो है शंकर भगवान से क्या मांगा कि मुझे जो है मैं एक स्थान पर टिका रहूं, मुझे वहां से कोई हटा ना पाए। किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। कहते कि जो प्रकृति की जो घटनाएं होती हैं उनका कारण विज्ञान को अगर नहीं मिलता है तो लोक कथाएं उनको गढ़ लेती है, यानी लोक कथाओं में उनको कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मीमांसा भी आगे चलकर हो ही जाती है, यानी विचार करना। जैसे जैसे जो है विज्ञान ने उन्नति की तो विचार करना स्वाभाविक था, विचार करने लगे लोग, और जो है फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजन की कहानी रह गई, एक कहानी के रूप में रह गई, और विज्ञान ने जो है प्रगति कर ली। ध्रुव तारा अटल क्यों प्रतीत होता है? ये प्रश्न है अब कि ध्रुव तारा अटल क्यों प्रतीत होता है? ये सभी कक्षाएं गोलाकार क्यों हैं? जो इसकी सभी कक्षाएं हैं वह गोलाकार क्यों हैं? जो अन्य तारे हैं उनकी कक्षाएं जो है गोलाकार क्यों हैं?